नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवैश आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत जो सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ पर जो है आपको पेपर 1 में 2 क्वेश्चंस और पेपर 2 में करीब 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एक कंप्लीट नोट्स वीडियो है, वन लाइनर नोट्स आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। लास्ट में मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो इस टॉपिक को पूरी तरीके से आपका कवर करा देगा। ठीक है, तो इसको छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल भी कंप्लीट रूप में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स का 4-5 दिन डेली रिवीजन करिए, ये टॉपिक 101% बिल्कुल आपके दिमाग में रट जाएगा। आज मैं इस तरीके से आपके लिए ये टॉपिक लेकर के आऊं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से टॉपिक्स पर, क्वेश्चंस पर वीडियोस लेकर के आते रहें। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। यहाँ पे जो व्यक्ति का नैतिकता है वो नैतिक तर्क के आधार पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नैतिक तर्क के विकास को बताता है। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का जो विकास है वो धीरे धीरे और निर्धारित क्रम में होता है। ये अक्सर आपसे एग्जाम में लाइन पूछी जाती है कि यहाँ पे जो कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास के संदर्भ में बात कही है वो धीरे धीरे कही है ना, और क्रमिक रूप में कही है, एक क्रम से। ऐसा नहीं है कि जंप कर जाए एकदम से बच्चा किसी और स्टेज में, इस तरीके से नहीं होता। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे क्रमिक की बात करिए तो यहाँ नैतिक विकास के 3 स्तर बताए गए हैं। 3 स्तर बताए गए, 3 लेवल बताए गए, और हर 3 स्तर के अपने 2 चरण बताए हैं। ठीक है, 2 चरण बताए, 2 स्टेजेस, इस तरीके से यहाँ पर देखे जाए तो 6 चरण हो गए, 3 लेवल और 6 चरण। ये इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सिद्धांत जो है नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रेरित है। तो याद रखिएगा, ये जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रेरित है, लेकिन कोहलबर्ग ने इसे नैतिक निर्णय लेने, मोरल रीजनिंग पर ज्यादा जो है केंद्रित किया है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे फैक्ट है कि बच्चा जो है उच्च चरण, जो यहाँ पे 3 लेवल मैंने बताए हैं, तो तीसरा जो लेवल है ये उच्च चरण माना जाता है। तो यहाँ पे जो उच्च चरण है तक तभी पहुंचता है जब उसकी सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब इस पॉइंट को अगर हम बात करें कि उसके सोचने की क्षमता का मतलब होता है, यहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा तब वो अपने उच्च चरण पे पहुंच जाएगा। कहीं ना कहीं जो है ये पियाजे के सिद्धांत के नजदीक हो रहा है, जहां पे बताते हैं पियाजे कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो क्रमिक रूप से होता है, और कुछ स्टेजेस बताई हैं कि यहाँ पे बच्चा इस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो इस पॉइंट को इस तरीके से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही और गलत के बीच अंतर करते हैं और दोनों के बीच तर्क करने में संलग्न होते हैं। तो नैतिक विकास की जो परिभाषा की बात करें तो लोग सही और गलत के बीच में अंतर कर पाते हैं, तभी तो हम कहेंगे कि ये नैतिक आदमी है, और उनके बीच में अपना तर्क रूप उत्तर दे पाते हैं। तो यहाँ पे जो विकास की प्रक्रिया है वो नैतिक तर्क पर आधारित है। यहाँ पे किस तरीके का आप तर्क दे रहे हो उस पर ये केंद्रित है। ठीक है, ये सिद्धांत इस पर केंद्रित है कि बच्चे नैतिकता और नैतिक तर्क कैसे विकसित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे नैतिकता और नैतिक तर्क कैसे विकसित कर रहे हैं इस पर जो है ये बात केंद्रित है। कोहलबर्ग का मानना था कि मनुष्य का नैतिक विकास क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है, और जब व्यक्ति नैतिक दुविधाओं या मोरल डायलेमा का सामना करता है तब अपनी सोच को विकसित करता है। ठीक है, नैतिक दुविधा का मतलब होता है, मोरल डायलेमा का मतलब होता है 2 सही चीजों में आपको चुनना पड़े कि क्या है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अपने दोनों बच्चों में से सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं, है ना, तो वैसी सिचुएशन है। जैसे कई बार होता है ना कि वाइफ प्रेग्नेंट है और डिलीवरी हो रही है, फिर डॉक्टर कह देता है कि भैया हम 2 में से किसी एक को बचाएंगे, तो ये होता है मोरल डायलेमा। ऐसी सिचुएशन में आप किस तरीके से जो है उसका निर्णय लेते हैं ये उस पर निर्भर करता है कि आपका नैतिक विकास किस तरीके का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये सिद्धांत मुख्य रूप से हेंज डायलेमा, जिसे हेंज डायलेमा नाम दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि नैतिक डायलेमा नाम दिया गया है। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा पर नामक एक कहानी, काल्पनिक कहानी पर आधारित है जिसमें एक व्यक्ति आपको अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुराने का निर्णय लेता हो। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि कोहलबर्ग एक सभा बुलाते हैं, है ना, एक कॉन्फ्रेंस होती है,
उसमें नैतिकता के संबंध में एक जो है कहानी सुनाते हैं कि हेंज नाम के एक व्यक्ति ने, उसकी पत्नी बीमार होती है, और पत्नी बीमार होती है चूंकि उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो दवा खरीदने के लिए जब पैसे नहीं होगा तो दुकानदार के पास जाता है, तो दुकानदार उसे भगा देता है, ऑब्वियसली उसे भगा ही देगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? दवा को चुरा लेना चाहिए या और अन्य सिचुएशन दिया। तो यहाँ पे उसी काल्पनिक कहानी की बात हो रही है, हैंड डिलेमा इसका नाम दिया गया था। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है कोलबर्ग का जो है सिद्धांत किस डिलेमा पर आधारित है, तो हैंज डिलेमा पर आधारित है। ये बात आपको याद रखनी है। टीचर जो है बच्चों में नैतिक विकास कैसे लाएगा, तो चर्चा, जैसे नैतिक चर्चाओं पे बात करें, कहानियां ऐसी सुनाए और दुविधा वाले उदाहरण दे, है ना, कि सही और गलत वाले उदाहरण दे। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर नैतिक विकास किया जा सकता है। ठीक है, इस सिद्धांत में नैतिक विकास के 3 स्तर बताए गए और 6 स्टेजेस बताई गई हैं। यह हम सभी को पता चल गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे स्टेजेस की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का जो है लेआउट नजर आता है। यहाँ पे पहला स्टेज है, जहाँ के कह रहे हैं हम, यहाँ पे पहला स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल। यहाँ इसके 2 अपने जो है स्तर हैं, इसके 2 अपने चरण हैं। उसके बाद कन्वेंशनल लेवल, इसके 2 अपने चरण हैं। इसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसके 2 चरण हैं। हर चरण को हम बारीकी से पढ़ेंगे और इसके नोट्स भी बनाएंगे। तो आइए एक सरसरी निगाह से इस इमेज को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नैतिक विकास के चरण की बात करें तो यहाँ पे 3 चरण बताए गए हैं, 3 लेवल बताए गए, स्तर मतलब स्तर बताए गए हैं 3, और प्रत्येक स्तर के 2 चरण हैं। तो इस तरीके से 3 जो है 3 लेवल के जो है प्रत्येक स्तर के 2 चरण बताएं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 स्टेज जो है, इसके 6 स्टेजेस होगी, टोटल स्टेजेस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब पहला यहाँ पे जो चरण बताया गया, पहला जो लेवल बताया गया, पूर्व परंपरागत नैतिकता, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। इस बात को आप इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अक्सर इसके कई नाम जो है प्रस्तावित किए जाते हैं, अलग अलग नाम से इसको जो है क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। इसलिए प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल जिसे कहते हैं पारंपरिक नैतिकता, और तीसरा यहाँ पे है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक, अब पूर्व परंपरागत नैतिकता जिसे कहते हैं हम प्री कन्वेंशनल लेवल, तो ये जो है पूर्व परंपरागत स्तर में होता क्या है, बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करता है, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे नैतिक विकास का हम कह सकते हैं कि सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है, प्रारंभिक अवधि मानी जाती है। ये लगभग जो है 4 से 9 वर्ष, 4 से 10 वर्ष तक की आयु तक रहती है। ठीक है, इस चरण में बच्चे जो है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इस चरण में बच्चे नियमों को डर या इनाम और स्वार्थ की वजह से मानते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा जिस तरीके के गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, वो नियमों को मान रहा है ना, वो है इसका उसका जो मूल कारण नजर आता है वो है डर, या फिर उसे इनाम दिया जा रहा है ना, पुरस्कार दिया जा रहा है, या उसका स्वयं का स्वार्थ है। ठीक, इसकी वजह से वो नैतिक नियमों को मानता है। इस चरण में बच्चे में नैतिकता होती ही नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। इस लाइन को नोट कर लेना। इसलिए अगर नैतिकता होगी नहीं तो बच्चे में नैतिकता आएगी कहां से? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चे में नैतिकता बाहर से मिलती है और बच्चा उसी मिले हुए बाहर से मिली हुई नैतिकता का पालन करता है। बाहर से कौन नैतिकता देगा? तो उसके माता पिता, उसके पड़ोसी, उसके सगे संबंधी, उसके नाना नानी, दादा दादी, ये सब लोग जो है उसके नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, टीचर भी बताएंगे, है ना, ये सब चीजें होती हैं। बच्चे यहाँ पे दूसरों के अधिकार और नैतिक संहिता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता होती नहीं। और जब बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होगी तो वो दूसरों के जो है बनाए हुए मानक को फॉलो करेगा। जब उसके माता पिता कहेंगे कि बेटा ये नहीं, गलत बात होती है, तो वो उस चीज को मानेगा। अब वो मानने का कारण है या तो डर, या तो उसको पुरस्कार मिल रहा है, या फिर वो अपने पर्सनल स्वार्थ की वजह से ऐसा कर रहा है। ठीक है, ये 3 चीजों को याद रखिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं इसके जो है कंप्लीट चरणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो चरण नजर आता है वो है दंड तथा आज्ञा पालन, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट। जैसा कि नाम है, दंड और आज्ञा पालन। इस चरण में बच्चा जो भी करने की कोशिश करता है उसका मूल लक्ष्य होता है दंड से बचना। तो इस चरण में नैतिकताओं के जो मानक होते हैं वो दंड से बचने के लिए फॉलो करता है। इस अवस्था में बच्चा स्वयं को परेशानियों से बचाता है। अब भाई दंड से बचना है मतलब परेशानी से बचना है। यदि कोई कार्य उसको दंड की ओर ले जाए, कोई ऐसा कार्य दंड की ओर ले जाए, वो
तो वो कार्य बुरा होगा। ये मान लेता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे कूटा जाऊंगा, मैं मार खाऊंगा, तो उसके लिए ये कार्य बुरा होगा। और कोई कार्य उसको पुरस्कार के लिए ले जाए तो वो कार्य अच्छा होगा। तो कई बार जो है छोटे बच्चे सिझियाते बहुत है ना? तो उनको लगता है कि हम ऐसी मस्ती मजाक वाली हरकतें करेंगे तो मुझे पापा जो है, मम्मी मुझे बड़ा प्रेम दुलार दिखाएंगी। तो ये उसी अवस्था की यहाँ पे बात हो रही है। आज्ञा पालन का भाव यहाँ पे दंड पर आधारित होता है। ये सभी चीजें जो शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे बच्चा जो है माता पिता के प्रति जो आदर प्रेम दिखाता है, वो उसका मूल जो है लक्ष्य होता है दंड से बचना, ठीक है? अब हेंज की जो कहानी बताई थी, जिसे कोहलबर्ग ने अपनी जो है सभा में या कॉन्फ्रेंस में सुना करके बताया था कि आप बताओ कि हेंज को क्या करना चाहिए, तो उसी के आधार पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हेंज डिलोमा के तहत कहें तो बच्चा कह सकता है कि हेंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी और उसे जेल भेज देगी। यहाँ फोकस जो है नैतिक मूल्य पर नहीं है, बल्कि सजा पर है, क्योंकि उसे दंड से बचना है। इसका मूल अर्थ यही है। दंड से बचने के लिए वो नैतिकता के मानक को फॉलो कर रहा है। अब भले ही चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, उसका बस यही है। तो यहाँ पे हेंज डिलेमा में इसको ये याद रखिएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं चरण 2 या स्टेज बी कह सकते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगतवाद या विनिमय कह सकते हैं, इंग्लिश में याद रखना, म्यूचुअल एक्सचेंज और पर्सनल रिवॉर्ड, या आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ इंटरेस्ट और रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो रिवॉर्ड ओरिएंटेशन और सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब होगा? तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट मतलब व्यक्तिगत दृष्टिकोण। तो इस चरण में बच्चा जो है अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ध्यान रखता है तो इसका मतलब है कि बच्चा स्वार्थी होता है, नियमों को तभी मानता है जब उसके फायदे की बात होती है। यहाँ पे मतलब उसके रिवॉर्ड उसको मिले तभी वो मानकों को फॉलो करता है, नियमों को मानता है। बच्चा अपनी रुचि को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है, प्राथमिकता देता है। इस चरण में बच्चा जो है नैतिकता का सौदा करता है। इसमें नैतिकता का सौदा कर रहा है, उसमें नैतिकता नहीं होती है। पहले जो चरण की बात हो रही थी जिसमें नैतिकता नहीं होती, इसमें नैतिकता का सौदा करता है स्वार्थ के रूप में, कि बच्चे को एक्सचेंज में क्या मिला। जैसे तुम मुझे टॉफी दे दोगे तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, मैं तुम्हें एक गिलास पानी ले आऊंगा, ठीक है? ये इसका मूल अर्थ होता है। हेंज डिलेमा के अनुसार अगर हम बात करें, उनकी कहानी के अनुसार बात करें, कि बच्चा कह सकता है कि हेंज को दवा चुरा सकता है अगर उसे लगता है कि सजा कम है या फायदा ज्यादा है। जैसे फायदा क्या है, उसकी वाइफ बच जाएगी, दवा खाएगी तभी तो जिंदा रहेगी, तो उसको दिख रहा है कि दवा को चुरा लेना चाहिए। इस स्टेज में अगर बच्चा है तो कहेगा, दवा के संदर्भ में कहेगा कि भाई मैं तो दवा चुरा लूंगा, क्योंकि मेरी जो है बीवी बीमार है, और अब यहाँ पे बीवी बीमार है तो मुझे भाई बीवी को जिंदा रखना है। या फिर जो है दवा महत्वपूर्ण है, दवा 50,000 की है ना? एक उदाहरण के तौर पे कई दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं तो लोग चोरी कर लेते हैं, ठीक है? तो दवा चुरा लेगा और चुरा करके अपनी वाइफ को दवा लगवा देगा और उसके लिए 6 महीने की जेल खा लेगा, कितनी सजा हो जाती। इस तरीके से सजा कम है या उसका फायदा ज्यादा है, इस अनुसार से देखता है, ठीक है? अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे पहला जो स्टेज था वो कंप्लीट हो जाता है, प्री कन्वेंशनल लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम दूसरे चरण पे, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, ठीक है? ये जो चरण होता है 10 से 14 वर्ष या किशोरावस्था में विकसित होता है। इस चीज को नोट कर लेना, ये चरण किशोरावस्था में विकसित होता है, 10 से 14 वर्ष की स्टेज का आसपास माना जाता है। यहाँ पे जो बच्चा या व्यक्ति कह लीजिए समाज के नियमों और दूसरों की स्वीकृति पर ध्यान देता है, अर्थात पारस्परिक जो है अपारंपरिक जो है नियमों पर चलता है। पुराने जो नियम बनाए गए हैं उनको जो है फॉलो करता है, मतलब समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करता है। दूसरों की स्वीकृति पर ज्यादा ध्यान देता है कि दूसरे हम पर क्या देख रहे हैं, क्या ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता चार लोग क्या कहेंगे, तो उसी के आधार पे यहाँ पे समाज में उठक बैठक है, मेरी नाक कट जाएगी, इस तरीके के विचार रखता है। तो पारंपरिक नियमों पर चलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। यहाँ पे बच्चा सही गलत में अंतर करने के लिए सामाजिक मानदंड और बाहरी अपेक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देता है। तो सामाजिक मानदंड, समाज क्या कह रहा है इसके आधार पर मैं सही निर्णय लूंगा। अगर गलत है, समाज के अनुसार गलत है तो गलत है, फिर मेरे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जेल चला जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। इस तरीके से यहाँ पे फॉलो होता है ना? तो सामाजिक मानदंडों पर आधार पर ये करता है। दूसरे लोग या बड़े लोग जैसा जैसा नैतिक व्यवहार करते हैं वैसा ही बच्चा उनको देख करके कोशिश करता है, ठीक है? सही गलत का चिंतन भी करता है,
इस स्टेज में सही और गलत, भाई बच्चा जब सामाजिक है तो उसके तरीके से अगर हम बात करें तो सही और गलत का सोचने में लगता है, अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान देता है क्योंकि सामाजिक व्यक्ति है। चॉकलेट को जैसे बांट करके खाना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं स्टेजेस की, अगर हम बात करें तो स्टेजेस में हम कहें तो अच्छे व्यवहारिक संबंधों का विकास, या अच्छा बच्चा या अच्छा लड़का या अच्छा लड़की उन्मुखता, ये कुछ गुड बॉय और नाइस गर्ल का ओरिएंटेशन इसको स्टेज कहते हैं, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो इस चरण में जो है अच्छा लड़की अच्छा लड़का के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस चरण को व्यक्ति ये सोचता है कि उसे दूसरों की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे सोच रहा है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की तो मैं तभी कहलाऊंगा ना जब लोग मेरे बारे में ऐसा कहेंगे। तो यहाँ पे दूसरों की प्रशंसा पर ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा आचरण वो इसलिए करता है ताकि लोग अच्छा व्यक्ति उसे समझें, समाज में उसको महत्व दें। हेंज डायलेमा के अनुसार बताएं तो बच्चा कह सकता है कि हेंज दवा चुराए क्योंकि उसकी उसकी पत्नी उसे प्यार करती है, ताकि लोग उसे कह सके कि एक पति का यही फर्ज है और उसने अपने पत्नी की जान बचाने के लिए इतना किया। वाह क्या बात है यार, ऐसे कहे। या फिर लोग दूसरे नजरिए से देखें तो चोरी उसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है यार, ये बताओ कोई जो है दवा के लिए चोरी करता है इस तरीके से। तो यहाँ दो अर्थों में है ना, या तो ये करे या तो वो करे। ठीक है, देखिए डिलेमा वाली जो कहानी मैं दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर अपने मन में दिमाग में बैठाए रहेंगे तो ये आपके क्वेश्चंस को गलत नहीं होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेज, नेक्स्ट चरण कह सकते हैं कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब जैसा कि नाम है वैसे आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पे व्यक्ति का मानना है कि नियम और कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं तो संरक्षित करने योग्य हैं। ठीक है, इस चरण में बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं, स्वयं पे निर्भर होते हैं। ठीक है, बच्चे नियम और व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो गलत है वो गलत है, चोरी करना गलत है तो कानून गलत तो गलत है, हेंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए तो नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि चोरी कानून के खिलाफ है। ठीक है, इस तरीके से अब आ जाते हैं आखिरी स्टेज जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या उत्तर परंपरागत स्तर। इस स्तर पर व्यक्ति जो है स्वयं नैतिक सिद्धांत बनाता है, शायद नैतिक सिद्धांत बनाता है और उनका पालन करता है। नैतिकता जो है यहाँ पे सार्वभौमिक सिद्धांत, न्याय, मानवाधिकार पर आधारित होती है। व्यक्ति जो है कानून से ऊपर उठ करके सोचता है और अगर कानून अन्यायी है तो उसे चुनौती भी देता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे कानून से ऊपर उठ करके सोच रहा है, अगर कोई गलत कानून है तो उसे चुनौती भी दे रहा है। ठीक है, व्यक्ति अपने समाज के दृष्टिकोण से ऊपर चला जाता है, अब उसे समाज की फिक्र नहीं होती कि समाज में चार लोग क्या कहेंगे। ठीक है, वो ऊपर चला, इससे ऊपर रहता है, लोग अब चार लोगों की परवाह नहीं कर रहा है। इस चरण में आकर व्यक्ति जो है सभी व्यक्तियों के दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करता है। भाई मैं तुम्हारे भी पॉइंट्स को समझ रहा हूं पर मेरी भी बात को समझो, ऐसे बातें करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति जो है नैतिक सोच विकसित होती है, यहाँ पे व्यक्ति की अपनी नैतिक सोच जो है डेवलप होती है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, अपनी नैतिक सोच पर आधारित होती है। ठीक है, नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। नैतिकता का उच्चतम स्तर है, इसका मतलब है कि नैतिकता का जो जो भी चीजें मिल रही हैं वह आंतरिक कारणों से हो रही है। आंतरिक कारण क्या होता है, जैसे उसको इसी काम में आनंद आता है, सेल्फ इंटरेस्ट है उसका इस काम में, उसको मजा आ रहा है तभी तो, है ना। तो यहाँ पे आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, ये सब चीजें हो सकती हैं। अब आ जाते हैं चरण के बारे में अगर हम बात करें तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है इस चरण में, ये पांचवा चरण है, तो पांचवें चरण में व्यक्ति मानता है कि कानून समाज की भलाई के लिए बने हैं और यदि कोई ऐसा नियम बनाया गया है जो अन्यायपूर्ण है तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। तो नैतिकता जो है मानव अधिकारों और समाज कल्याण पर आधारित है। अक्सर आपने ऐसे कानून देखे होंगे जो अक्सर कुछ साल रहते हैं फिर उसके बाद बदल दिए जाते हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, होता है ना। इस चरण में बच्चा ऐसे नियमों को खारिज करने का प्रयास करता है जो सामाजिक रूप से गलत है। तो अक्सर आपने पुराने जो पारंपरिक जो पहले बहुत पुराने जो है चलते थे, जैसे अरे सती प्रथा अंत खत्म किया गया, तो इसी के तो आधार पर खत्म किया गया होगा, यूनिवर्सल जो है लॉ के, कि भाई ये बहुत गलत चीज है ये सामाजिक रूप से गलत है, चाहे जैसा हो, ये गलत है तो गलत है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो हेंज को दवा चुरा लेना चाहिए क्योंकि जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से ऊपर है, कानून बदलने चाहिए इस संदर्भ में। ठीक है,
उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर वो चुराया भी है तो भी उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लोग चारों खूब सारे लोग खड़े हो जाएँगे थाने में कि उसे छोड़ो, ये गलत है, उसको नहीं मिलना चाहिए सज़ा। इस तरीके से अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएगा यहाँ पे स्टेज में आकर के बच्चा। बात यहाँ पे समझ गए? दूसरा यहाँ पे छठा चरण है, बिल्कुल लास्ट वाला, तो ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, जिसे हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं। अब यूनिवर्सल है तो ये उच्चतम अवस्था है। व्यक्ति का आचरण सत्य, न्याय, समानता, मानवाधिकारों जैसे उच्च नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, वह इन सिद्धांतों के लिए कानून या समाज की निंदा की परवाह नहीं करता। समाज और कानून की निंदा भी कर देता है। महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ जो है सत्याग्रह किया, छठे स्तर का उदाहरण है। ये बात समझ गए? इस चरण में बच्चा सबका भला देखता है और अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों का भला करता है। तो कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं दूसरों को बचाने में, आपने अक्सर देखा होगा, है ना? तो ये उसी स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, इस चरण में बच्चे ऐसे नियमों का चयन करते हैं जो यूनिवर्सल सत्य होते हैं, है ना? जैसे किसी को हत्या नहीं करनी चाहिए, तो कई लोग तो जीव तक हत्या से बचने का प्रयास करते हैं। तो कोई लोग कहते हैं कि मैं तो जीव हत्या कर ही नहीं सकता, तो मुझे नॉनवेज खाने की तो कोई बात ही नहीं हो, वो उसमें तो जीव हत्या है। इस तरीके से भी रहते हैं। तो ऐसे नियमों का चयन करते हैं जो शाश्वत सत्य हैं। सही बोलना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना? व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये शाश्वत सत्य वाले कुछ नियम हैं। ठीक, यह अवस्था बच्चों की अंतःकरण या कंसाइंस की ओर जो है अग्रसर है। अंतरात्मा की आवाज जो अंदर से आ रही है ना? अब यहाँ पे हेंज के अनुसार अगर हम बात करें तो हेंज दवा चुराए क्योंकि जीवन बचाना सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। भले ही कानून कुछ भी कहता हो, वो अपने विवेक से निर्णय ले। तो यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर मानव के अधिकारों की बात हो रही है, तो इसलिए उसको जीवन बचाना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पैसा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि दुकान से तुम चुरा लोगे या उससे, तो इसके लिए सजा तो बाद में हम देखेंगे। ये है, तो भले ही कानून कुछ भी कह रहा हो लेकिन ये चीज गलत है ना? आपको नैतिकता के संबंध में अगर हम बात करें तो उसको दवा चुरा करके अपनी पत्नी के इलाज के लिए यूज कर देनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे 6 जो चरण थे, 3 स्टेजेस थे, ये कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने इसका नोट्स बना लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, 2-3 बार सरसरी निगाह से देखो, तो आपको ये टॉपिक बहुत सरल शब्दों में अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने इनके सिद्धांत की आलोचना भी की थी, जहां से क्वेश्चन आपको बहुत पूछेगा। तो पहली जो आलोचना है जो आपको याद रखनी है लिंग पक्षपात, जेंडर बायस्ड है। कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो जेंडर बायस्ड है। कैसे? तो कैरोल गिलिगन नाम के एक व्यक्ति हैं या वैचारिक जो है मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो पुरुष पर केंद्रित है और महिलाओं की नैतिक सोच को नजरअंदाज किया था, महत्वपूर्ण नहीं माना था। तो इन्होंने जो भी एग्जाम्पल दिए थे अपने अपनी बातों को समझाने में, इन्होंने सबसे सारे एग्जाम्पल में पुरुषों को ही मेन पॉइंट पे रखा था। तो महिलाओं के, भाई पुरुष का जो नैतिक निर्णय होता है वो अलग है, महिलाओं के नैतिक सोच अलग है, तो इन दोनों का इन्होंने कंपैरिजन ही नहीं किया एक तरीके से। तो हम यहाँ पे जो बात याद रखेंगे वो है लिंग पक्षपात। और किसने ये इन्होंने आलोचना करी थी? कैरोल गिलिगन। इनका नाम बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम में पूछेगा। सांस्कृतिक पक्षपात की बात करें तो कल्चरल बायस भी कहा था। भाई इन्होंने पश्चिमी सभ्यता को सबसे ज्यादा उपयुक्त माना था और जो है दूसरी जो सभ्यता है जैसे अफ्रीकन सभ्यता या चाइना की सभ्यता या एशिया की सभ्यता या भारत की सभ्यता, इसके संदर्भ में इन्होंने अपने पॉइंट्स नहीं रखे थे। तो सभी संस्कृतियों का समान रूप पर लागू नहीं किया जा सकता। वहाँ के लोगों का मानक जो है पश्चिमी सभ्यता का मानक अलग हो सकता है, हमारे सोचने का निर्णय उसके संदर्भ में अलग हो सकता है। अगर कोई कहे कि जीव हत्या गलत है तो कुछ जो हिंदू धर्म के लोग कहेंगे हाँ ये गलत है, हमारे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में गाय को नहीं मारा जाता, गाय को अघन्य कहा जाता है। लेकिन अगर पश्चिमी सभ्यता वाले व्यक्ति से कहोगे कि जीव हत्या गलत है तो वो कहेगा गाय तो हम खाते ही हैं भैया, कैसी बात कर रहे हो। तो यहाँ पे सांस्कृतिक पक्षपात बहुत जरूरी था, यहाँ पे कल्चरल बायस्ड जो है इन्होंने ज्यादा जो है ध्यान दिया। ठीक है, कोहलबर्ग ने सांस्कृतिक पहलुओं को महत्व नहीं दिया। अब आ जाते हैं नैतिक व्यवहार बनाम नैतिक सोच। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक सोच, मोरल रीजनिंग पर केंद्रित है, यानी कि व्यक्ति क्या सही है इस बारे में कैसे सोचता है, क्या सही है इस बारे में मोरल रीजनिंग पर आधारित है।
व्यक्ति का नैतिक तर्क हमेशा उसे उसके जो है वास्तविक नैतिक व्यवहार को नहीं दर्शाता। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो है नैतिक तर्क कुछ और देते हैं और उसके जस्ट पलट जो है व्यवहार अपनाते हैं। जैसे लोग कहेंगे कि अरे मैं बहुत ईमानदार हूं आदमी, मैं बहुत ईमानदारी से अपनी नौकरी करता हूं, मैंने आज तक कोई 1 रुपया की घूस नहीं ली, और 10 दिन बाद पकड़े जाते हैं कि भाई साहब जो है 1,000 रुपए 10,000 रुपए की ले घूस लेते हुए पकड़े गए। जैसे कि एक आईएएस थे अभी हाल ही में, उन्होंने मोरल पर जो है एक बुक लिखी थी, एथिक्स पर बुक लिखी थी, बड़ी फेमस बुक थी, है ना, अभी हाल ही के हैं, और वो करीब 1 या 2 करोड़ की जो है घूस लेते हुए पकड़े गए। तो इस तरीके के जो है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नैतिक तर्क है और नैतिक व्यवहार में अंतर आपको जो देख रहे हैं, नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार में अंतर देख रहे हैं, इसका मूल कारण क्या हो सकता है? तो इसका मूल कारण है परिस्थितियों के दबाव में। भाई जैसे आपको परिस्थितियां बता रही हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, वो मानता है कि चोरी गलत है, लेकिन आसपास इतने पैसे वाले लोग रहते हैं कि मजबूरन आदमी ना चाह करके वो उस पे जो है हावी हो जाता है ना। जैसे भूख, आप उसको पता है कि चोरी करना पाप है, गलत है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन भूख इतनी ज्यादा है, उसको लग रही है कि वो क्या करे, तो रोटी तो चुराएगा ही चुराएगा। कभी कभी इमोशंस भी इस पर हावी हो जाती हैं, जैसे क्रोध और प्रेम। अगर व्यक्ति पे क्रोध हावी हो जाए, प्रेम हावी हो जाए, तो नैतिक व्यवहार कर पाना मुश्किल हो जाता है। उस तरीके का नैतिक व्यवहार नहीं अपनाता, वो दूसरा व्यवहार अपनाता है। पर्सनालिटी भी कई बार होती है, अब व्यक्ति इतना गुस्से वाला है, वो जानता है कि गुस्सा करना गलत बात होती है, नहीं मुझे किसी के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, वो साला मेरे साथ ऐसा बात किया, मैं उसके एक तमाचा जड़ दिया ऐसे। तो यहां पे बात समझ गए? ठीक, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नैतिकता क्या है? ये एक परिभाषा है जो आपको पता होनी चाहिए। नैतिकता किसी व्यक्ति को किसी स्थिति में व्यवहार कराने या व्यवहार करने के तरीकों को परिभाषित करती है। तो व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार अपना रहा है, इसी के आधार पर हम नैतिकता को परिभाषित करते हैं। नैतिकता की अवधारणा एक समाज की संस्कृति और धर्म पर आधारित होती है कि वहां पे किसी धर्म और संस्कृति में जो है गाय गन्या होगी, तो किसी धर्म और संस्कृति में गाय इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। किसी जैन जैन समुदाय की बात करें तो जैन समुदाय लोग जो है किसी भी जीव हत्या पर जो है रोक लगाने की बात करते हैं, जीव हत्या पर जो है उनका। यहाँ पे तो कुछ जैसे हिंदू धर्म में जीव हत्या तो मानते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन कुछ जानवरों को वो लोग जो है बलि भी देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नैतिकता की अवधारणा एक समाज, संस्कृति और धर्म पर आधारित होती है। ठीक है, अब हिंज दुविधा वाली एक बात कही जाएगी, तो ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध जो है कोहलबर्ग से है। इसमें क्या है, एक व्यक्ति की पत्नी बीमार हो जाती है और वो दवा नहीं खरीद पाता है, तो क्या उसे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इसी क्वेश्चन के आधार पर 3 स्टेजेस बताई गई हैं। 3 स्टेजेस हैं है ना। अरे 3 लेवल है और 6 चरण है। मैं अक्सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, आपको बस 3 और 6 वाला रेशियो याद रखना है ना। यहाँ पे 3 लेवल हैं और प्रत्येक लेवल के 2 चरण हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 6 चरण हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो उत्तर के पीछे क्या आप रीजनिंग दे रहे हैं, क्या सोच दे रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं, को जो है नैतिक स्तर माना जाएगा। अगर आप इसलिए जो है नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर चोरी करोगे तो जेल में जाओगे, तो वो आप पहले चरण में। आपको लगता है कि जान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति की जान चली जाएगी, इसलिए आपको चोरी कर रहे हैं, है ना, और चोरी करना गुनाह तब नहीं माना जाएगा, तो आप जो है यूनिवर्सल सबसे आखिरी स्टेज में पहुंच चुके हैं, है ना। इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं। ठीक, चलिए नैतिक द्वंद या नैतिक दुविधा क्या है, मोरल डायलिमा यहाँ पे क्या है? तो मोरल डायलिमा जो शब्द होता है, इसका संबंध होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें निर्णय के लिए 2 या अधिक नैतिक सिद्धांतों में टकराव होता है। जैसे माता पिता में आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं, या फिर दोनों बच्चों में, तीनों बच्चों में किससे ज्यादा आप प्रेम सबसे ज्यादा किसे कहते हैं। अगर प्रश्न की बात करें तो अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो पत्नी मर जाएगी, और अगर चोरी की तो पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगी। तो यहाँ पे डायलेमा वाली सिचुएशन हो गया कि भाई उसे जेल भी हो जाएगी और बीवी भी मर सकती है, तो अब वो कैसे जो है इस सिचुएशन को हैंडल करता है। ठीक है, नैतिक तर्कणा की बात करें तो मोरल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे तर्क की बात हो रही है, तो किसी कार्य को सही या गलत बताने के लिए सामान्य सिद्धांतों पर तर्क करना ही नैतिक तर्कणा कराता। भाई आपने ये निर्णय क्यों लिया, आपने चोरी क्यों की? भाई मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मेरी वाइफ बीमार थी,
और उसको इस दवा की ज़रूरत थी, अगर वो दवा नहीं मिलती तो उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए मैंने चोरी की। तो यहाँ पे वो तर्कपूर्ण उत्तर दे पा रहा है, तो पत्नी पत्नी की जान बचाने के लिए उसने चोरी करने का फैसला ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोहलबग वाला पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया, खत्म। अब आ जाते हैं कोहलबग से संबंधित जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर ये करीब 25 क्वेश्चन होंगे, अब 25 क्वेश्चन आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपका पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर। ठीक है, कोहलबग के अनुसार नैतिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, नैतिक विकास सामाजिक परिवेश पर निर्भर तो नहीं करेगा, धार्मिक विश्वासों पर, शारीरिक यहाँ पर संज्ञानात्मक परिपक्वता पर निर्भर करता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, कोहलबग के नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर बताए गए? तो स्तर, लेवल जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे लेवल है 3, आंसर हो गया ऑप्शन 3, और यहाँ पे स्टेजेस हैं 6। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? तो यहाँ किसी कार्य के बदले वो कह रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, इनाम चाहिए, टॉफी दे दो, चॉकलेट दे दो, इस तरीके के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला जो स्तर है, स्तर की अगर हम बात करें तो यह पहला स्तर है, प्री कन्वेंशनल लेवल नाम है। इसके 2 चरण है, तो जो यहाँ पे दूसरा चरण है उसकी बात हो रही है। दूसरा चरण यहाँ पे पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन चरण है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल रिवॉर्ड के तहत वो काम कर रहा है, तो स्वार्थी है यहाँ पे बच्चा, है ना। इस स्टेज में बच्चा स्वार्थी है, फुल स्वार्थी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारणों द्वारा निर्धारित होती? तो यहाँ पे मैंने कहा था कि नैतिकता बाहर से मिलती है, उसके माता पिता, टीचर द्वारा दिए जा रहा है, नैतिकता की बातें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह पूर्व पारंपरिक स्तर है, चौथे का ए है, प्री कन्वेंशनल लेवल में। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेज में बच्चे में नैतिकता होती ही नहीं है, और जो भी नैतिकता मिलती है उसे बाहर से मिलती है, उसके माता पिता के द्वारा या उसके सगे संबंधी है, जो भी उसको अच्छी बातें सिखाते हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबग के नैतिक तर्क कि किस जो है अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो देखिए, ये आप मेरे लिए करें वही चीज है ना। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी, बिल्कुल राइट होगा। प्री कन्वेंशनल लेवल का जो दूसरा जो चरण है, जिसे कहते हैं पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कई नामों से इसे जानते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास इंकित करता है। तो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की जो है ये किस स्टेज से है? ये स्टेज है परंपरागत नैतिकता, कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो कन्वेंशनल लेवल में 2 चरण, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। यदि कोई नियम समाज के हित में नहीं है तो उसे बदला जा सकता है, ये कथन कोहलबग के किस स्तर का संकेत देता है? तो अगर कोई समाज के हित में नहीं है तो यहाँ पे जो आंसर है वो है उसे बदल दिया जाना चाहिए, तो यह है उत्तर पोस्ट। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल लेबल इसे नाम देंगे, जिसे कहेंगे हम सामाजिक अनुबंध। 2 चीजें हैं, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, यूनिवर्सल मोरल जो है ओरिएंटेशन। ठीक, नेक्स्ट है, कोहलबग का सिद्धांत नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये बात बिल्कुल सही है, नैतिक निर्णय लेने से प्रक्रिया से संबंधित है। उन्होंने अपने अध्ययन में हिंज दुविधा का प्रयोग किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका कारण है, और ये दोनों ही सही व्याख्या कर रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंज दुविधा का उपयोग करने वाले कोहलबग के मूल शोध में निम्नलिखित में से किस पहलू का मूल्यांकन करने पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो यहां पर अगर हम हिंज दुविधा का उपयोग करने वाले कोहलबग के मूल शोध में अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो इन्होंने जो है नैतिक जो है रीजनिंग पर जोर दिया था, नैतिक तर्कणा पर जोर दिया था। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहां पे सही है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी कानून को इसलिए तोड़ने का फैसला करता है क्योंकि वह इसे अन्यायपूर्ण मानता है और उसके व्यक्तिगत विवेक के खिलाफ है, भले ही उसके लिए उसे सजा मिलने का जोखिम हो, है ना। कोहलबग का जो है उच्चतम नैतिक स्तर का प्रदर्शन कर रहा है। किस स्तर को प्रदर्शित कर रहा है? 10वें का। तो यहाँ पे 6वें यूनिवर्सल जो है, मतलब जो गलत है तो गलत है, चाहे जान चली जाए, लेकिन इसे बदल देना चाहिए, यह अन्यायपूर्ण है ना। जैसे गांधी जी जो है डटे रहते थे लोगों के लिए, है ना, इस तरीके से हो रहा है।
ठीक है, वो उसके लिए वो लोग जेल भी चले जाते थे। यहाँ पे यही इसी की बात हो रही है। ये 6वां चरण है। ठीक है, बिल्कुल सार्वभौमिक नैतिक चरण इसे कहेंगे हम। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डॉट डॉट चरण को दर्शाता है। तो दूसरे लोग इसे स्वीकृति देते हैं, इसका मतलब है कि ये कन्वेंशनल लेवल का स्टेज है। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, है ना, ये चीजें यहाँ पे हो रही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे ये कौन सा है, सेकेंड नंबर का जो है लेवल है, सेकेंड लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट है कोहलबर्ग ने किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। तो कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया था। आंसर हो गया डी, आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चे के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। तो भाई बच्चे के सामने नैतिक दुविधाएं दीजिए और उसका जो है मूल्यांकन कीजिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। कथन दिया गया है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास है। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई नैतिक विकास का आधार व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास है। जैसे जैसे व्यक्ति बच्चा मेच्योर होगा, संज्ञान उसका विकास बेहतर होगा, वैसे वो नैतिक निर्णय भी बहुत अच्छे तरीके से ले पाएगा। संज्ञानात्मक विकास जितना अधिक होगा, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी अच्छी होगी। तो आंसर यहाँ पे तर्क संगत है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही है और जो यहाँ पे कारण है कथन की जो है सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैरोल गिलिगन द्वारा प्रस्तावित लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की प्राथमिक आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आलोचना उन्होंने लिंग पक्षपात पर कही थी, सांस्कृतिक पक्षपात पर कही थी। ये दो चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, हमें इसी उत्तर को देखना है। तो 15वें का देखिए आंसर क्या है। उन्होंने तर्क दिया कि यह सिद्धांत पुरुषों के पक्ष में पक्षपाती है क्योंकि इसमें देखभाल की अपेक्षा न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सही और गलत के बारे में अगर आप निर्णय लेने की प्रक्रिया को हम नैतिक तर्क ना कहेंगे, नैतिक तर्क कहेंगे, नैतिक रीजनिंग कहेंगे, मोरल रीजनिंग कहेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो टीचर एक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से करेगा। तो भैया नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए उसको जो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उसे शामिल करना पड़ेगा और स्वयं को आदर्श रूप प्रदर्शित करना पड़ेगा। भाई बच्चे के सामने अब जब आप नैतिक उसी तरीके की बातें करेंगे, आप कहोगे कि बेटा गलत बातें नहीं करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, और खुद जो है गाली गलौज करते हुए पकड़े जाओगे तो बच्चा तो आप ही को देख के सीखेगा। तो नैतिक मुद्दों पे आप चर्चाएं करा सकते हैं, उनको नैतिक मूल्यों के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं एक्टिविटीज। ठीक है, कैरोल गिलिगन द्वारा कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना का मुख्य आधार क्या है। तो यहाँ पे कोहलबर्ग के जो नैतिक आलोचना इस बात पे है, इसको देखते हैं आंसर क्या है। ये केवल बच्चों को शामिल किया है। यहाँ पे सिद्धांत नैतिक तर्क की बजाय नैतिक व्यवहार पर केंद्रित है। या कोहलबर्ग का सिद्धांत न्याय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है जो पुरुषों के अनुभवों पर आधारित है और महिलाओं की देखभाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है। या फिर कोहलबर्ग के चरण का क्रम जो है सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, महाभारत के एक पात्र गुरु द्रोणाचार्य हैं जो अपने शिष्य अर्जुन के प्रति बहुत ही स्नेह रखते थे। आपको सभी पता होगा, पौराणिक कथा तो आपने सभी जान रखी होगी। लेकिन फिर भी वो अपने जो है शिष्य के प्रति जो है शिष्य के खिलाफ ही युद्ध पे लड़ गए थे। कौरवों के साथ जो है कौरवों की ओर से युद्ध लड़े और अपना धर्म निभाया। नैतिक स्थिति को कोहलबर्ग ने किस चरण में अच्छे तरीके से ढंग से रखा जा सकता है। तो देखिए अगर ये सिचुएशन है तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, चरण 4 है। ठीक है, तो ये चरण है कन्वेंशनल लेवल का। देखिए द्रोणाचार्य जो है यहाँ पे कानून और व्यवस्था पर ध्यान रखते हुए जो है उन्होंने अपना फर्ज निभाया। जैसे भाई द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु थे और सेनापति भी थे, और हस्तिनापुर के जो राजा थे वो धृतराष्ट्र थे जो कि कौरवों के पिता थे, और कौरवों के पिता से ही वो तनख्वाह लेते होंगे, सम्मान मिलता होगा।
है ना। तो जब उनसे सम्मान मिलता है तो उनके लिए आपने जो है अपनी कस्में खाई हैं, जो है शपथ लिया है कि मैं इस राष्ट्र की राज्य की रक्षा करूंगा, तो वो ना चाहते हुए भी वहां पे व्यक्तिगत प्रेम को कोने में रखा और यहाँ पे वो चीज़ों को फॉलो किया जो उनके लिए ज़रूरी था। ठीक है, मतलब यहाँ पे कानून और व्यवस्था के आधार पर हम यहाँ पे इसको चरण पे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कटप्पा वाली मूवी देखी थी, देखे रानी का आदेश होता है कि बाहुबली को मार दो तो वो मार देता है ना, भले ही उसको वो करना नहीं होता है, वो इसी आधार पे होता है। आप यहाँ पे समझ गए। कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों में के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो अगर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की बात करें तो वो आंसर हो गया आज्ञा पालन, दंड, उन्मुखीकरण या वैयक्तिकता और विनिमय, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो ये पहला ही प्री कन्वेंशनल लेवल है, स्टेज जो है 1 की बात हो रही है, यहाँ पे लेवल की बात हो रही है ना। ठीक, तो आंसर यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन ए बी सही होगा। कथन दिया गया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता में व्यक्ति का आचरण सत्य और न्याय और समानता पर आधारित है। इसमें कारण दिया गया है कि यह सबसे उच्चतम स्तर होता है। तो देखिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो कि कन्वेंशनल लेवल का सबसे लास्ट वाला चरण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल ये उच्चतम स्तर है। आखिर हम आंसर यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, कोहलबर्ग की किस अवस्था में बच्चों की सोच अंतःकरण की ओर अग्रसर है। अंतःकरण मतलब यहाँ पे अंतरात्मा की आवाज सुन रहा है बच्चा, तो इनर मोरल जो सेंस होता है ना उसकी बात हो रही है। तो ये हो गया कन्वेंशनल लेवल भाई, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो गया, सार्वभौमिक सिद्धांत प्रकार हो गया। तो आंसर हो गया उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इस तरीके से हमारे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, 100 लाइक्स का शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।